नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का 360 सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लेकिन पस्त नहीं होंगे। याद रखिएगा, अपने विश्वास को यथावत बनाए रखिएगा 360 सीरीज के संग में, और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। समझ रहे हैं, तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है, समझ रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन सेशन की। सभी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। नमस्कार बच्चों, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे, श्याम राधे बेटा, सभी का स्वागत रहेगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लोब्स। बेसिक क्वेश्चन रखा गया है आपके सामने। बेसिक क्वेश्चन रखा गया है आपके सामने कि एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बच्चों, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कंडीशन में कितने लोब्स होते हैं। हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो आपको यह बताना है, सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने होते हैं। समझ रहे हैं बात को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने होते हैं। माइन्यूट क्वेश्चन से ज्यादा निकलने की इसके अंदर उम्मीद रहेगी। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, सबसे पहली बात, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरेब्रम क्या होता है आपके पास में, सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है वो आपके सामने एक लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, समझ रहे हैं। और इसके अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने होंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने होंगे, तो याद रखना है आपको, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने होंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होंगे टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपको देखने को मिलेंगे। और जो कि फर्दर डिवाइडेड होगा कितने, 4 लोब्स के अंदर। जो फर्दर डिवाइडेड कितने होंगे, 4 लोब्स के अंदर फर्दरली डिवाइडेड होंगे, समझ रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल बात करें, आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपका आंसर क्या रहने वाला है, यहां पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपको होते हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें कि प्रत्येक जो लोब होता है इसका एनाटॉमिकल और फंक्शनल, इनका जो वर्क होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर फ्रंटल लोब की बात करने की कोशिश करूं, फ्रंटल लोब जो आपके सामने है, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपके सामने फ्रंटल लोब को लेकर के, कि फ्रंटल लोब आपके सामने क्या वर्क करेगा, फ्रंटल लोब का कार्य अगर आपसे पूछा जाए फ्रंटल लोब क्या काम करेगा, तो आप लोग को याद रखना है ये आपके इन्फ्लुएंसेस करता है पर्सनैलिटी को, जजमेंट को, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को। किसको, पर्सनैलिटी को, पर्सनैलिटी को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, जजमेंट को, जजमेंट को यह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं। सोशल बिहेवियर भी आ जाता है, कई सारी चीजें आ जाती है। अगर बात करें टेम्पोरल लोब क्या करता है, तो ये अपन के सामने हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, लर्निंग के लिए काम आता है। टेम्पोरल किसके काम आएगा, टेम्पोरल लोब आपके सामने हियरिंग के लिए संबंधित आएगा, क्योंकि टेम्पोरल है, क्लियर कट हियरिंग के लिए तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद में बात करने की कोशिश करें, लैंग्वेज को समझने के काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंड ऑफ लर्निंग, या फिर और बात करने की कोशिश करें कि ये रिकॉल ऑफ मेमोरीज के लिए भी वर्कआउट करता है। किसके लिए, रिकॉल ऑफ मेमोरीज के लिए भी वर्कआउट करता है, रिकॉल ऑफ मेमोरीज के लिए भी वर्कआउट करता है। अगर आपसे बोले रिकॉल ऑफ रिसेंट इवेंट्स किस ब्रेन से संबंधित होगा, तो हाइपो, आपको करेक्ट आंसर क्लास के अंदर देना है। रिकॉल ऑफ रिसेंट इवेंट के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, रिकॉल ऑफ रिसेंट इवेंट्स के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, आपको करेक्ट आंसर देना है। अगर आपसे पूछा जाए पैराइटल लोब किसके लिए होता है, अगर आपसे पूछा जाए पैराइटल लोब किसके लिए होगा, पैराइटल लोब किसके लिए होगा, तो याद रखना पैराइटल लोब जो आपका होगा वो आपका पेन, टेम्परेचर, टच के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, पेन, टच, टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, राइट। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऑक्सीपिटल लोब किससे संबंधित होगा, तो विजुअल के लिए होगा। किसके लिए, ऑक्सीपिटल किसके लिए होगा, विजुअल के लिए होगा, देखने के लिए संबंधित होगा।
तो ये आपके सामने बेसिक क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादातर उम्मीद रहेगी। ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? ऑप्शन क्या सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। एक अच्छा क्वेश्चन, माइन्यूट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामों में कहीं ना किसी फॉरम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्रिएटिनिन क्या है? एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, यूरिन के थ्रू निकलता है, एंड डेराइव्ड फ्रॉम, ये मिलता कहां से? ये आपसे पूछ रहा है कि क्रिएटिनिन मिलता कहां से। तो याद रखना आप लोगों को ये लिवर से मिलता है, मसल से मिलता है, बोन से मिलता है, या स्किन से मिलता है। अगर हम बात करने की कोशिश करें, क्रिएटिनिन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसका? क्रिएटिनिन फॉस्फेट इन द मसल्स। क्रिएटिनिन किसका है? मसल्स के अंदर जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, इसके ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? क्रिएटिनिन बनेगा। क्या बनेगा? क्रिएटिनिन बनेगा। सिंपल सी बात है, मसल्स के अंदर जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। समझ रहे? अगर आपसे पूछे कि एक्सक्रिएट या फिल्टर किसके द्वारा होगा, तो यह किडनी के द्वारा होगा। और यह भी याद रखिएगा, इसके अंदर आप लोगों को सिंगल % भी ट्यूबुलर रिडक्शन नहीं पाया जाता है। क्रिएटिनिन का सिंगल % भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सिंगल % बिल्कुल भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आपका जो ये क्रिएटिनिन होता है एज इट इज वो फिल्टरिंग हो जाता है किडनी के द्वारा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्रिएटिनिन की वैल्यूएशन कितनी होती है, क्या बोला जाए? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, क्रिएटिनिन की वैल्यूएशन कितनी होती है? वैल्यूएशन तो 0.6 से 1.6 mg/dl होती है। और क्रिएटिनिन मेजर इंडिकेटर होता है किडनी फंक्शन का। क्रिएटिनिन मेजर इंडिकेटर होता है किडनी फंक्शन का, यह भी याद रखिएगा। मेजर इंडिकेटर होता है बच्चों किडनी फंक्शन का। किडनी फंक्शन का मेजर इंडिकेटर कौन होगा? तो आप बोलेंगे साहब क्रिएटिनिन होगा। और फाइनली आपका आंसर क्या रहेगा? फाइनली आपका आंसर रहेगा मसल। क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका बच्चों? मसल इज द करेक्ट आंसर, राइट? मसल इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग के सामने अवेलेबल है, लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है द वॉन्डरिंग फैगोसाइट्स फाउंड इन द एल्वियोलाई आर कॉल्ड। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि वॉन्डरिंग फैगोसाइट, फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में पूछ रहा है। आपके लिवर के अंदर कौन सी होती है? तो सब कप्फर सेल्स कह देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपसे लंग्स में पूछ रहा है कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर कौन सी फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कौन सी होगी, जिसे अपन एक शब्द और बोलते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं, जो आपका आंसर है बिल्कुल यहां पर, इसे डस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इज द फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट विद इन द एल्वियोलाई एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द डस्ट सेल। क्या बोलेंगे अपन इसे? इसे डस्ट सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसे अपन एक टर्म और बोलते हैं, इसे बोलते हैं डस्ट सेल। डस्ट सेल बोलते हैं। डस्ट सेल और होती है, ये आपके सामने ओरिजिनल होती है, जो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस का सेल्स होती है, इसे डस्ट सेल बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? जो भी जैसे डस्ट क्या होता है? डस्ट सेल मतलब डस्ट को रिमूव करने वाली। तो डस्ट के संग में अदर प्रकार के डिब्रिस को भी एल्वियोलाई से रिमूव करती है, जस्ट लाइक ए फैगोसाइटोसिस की कंडीशन करती है। समझ रहे हैं बात को? देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। माइन्यूट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पर ये गड़बड़ करने के, घोटाले करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। फटाफट से आंसर देना है आप लोगों को, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पर पूछ रहा है आप लोगों से कि द मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द बॉडी रिटर्न्स टू द वीनस सर्कुलेशन। सबसे ज्यादा देखो अच्छी तरीके से पता है लिम्फ का कार्य क्या होता है। लिम्फ का कार्य होता है वीनस रिटर्न को बढ़ाना। अब यहां पर पूछ रहा है द मेजॉरिटी ऑफ द लिम्फ फ्लूइड इन द बॉडी रिटर्न्स टू द वीनस सर्कुलेशन। ऐसा कौन सा होता है जो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ फ्लूइड को लेकर का आता है? क्या करेक्ट आंसर रहेगा आप लोग का?
देखो बेसिक क्वेश्चन से आप लोग के सामने करेक्ट आंसर रहेगा थोरासिक डक्ट। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? थोरासिक डक्ट रहेगा करेक्ट आंसर। थोरासिक डक्ट क्या करता है? मेजर अमाउंट के अंदर, थोरासिक डक्ट क्या होता है? मेजर अमाउंट के अंदर वीनस रिटर्न को रिसीव करता है। समझ रहे हैं? ये लिम्फ को कहां लेकर जाता है? लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन वेन्स के अंदर डालता है और यहां से ये फ्लो करके वेना केवा के अंदर चल जाता है। याद रखना है आप लोगों को, ये लिम्फ कहां पर लेकर के जाएगा? ये आपके सामने सबक्लेवियन वेन्स में लेकर के जाएगा और फाइनली कहां पर ड्रॉप आउट कर देगा? वेना केवा के अंदर ड्रॉप आउट कर देगा। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है आप लोग के सामने। माइन्यूट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, द पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग डिफिकल्टी विद रेस्पिरेटरी, वैसोमोटर एंड कार्डियक फंक्शन। विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड टू कॉज दीज मैनिफेस्टेशन? भैया यहां पर पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि एडमिट हुआ है किसके अंदर? पेशेंट में, जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वैसोमोटर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कार्डियक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? बहुत बड़े तरीके से आंसर देना है आप लोगों को। अगर एक एक वर्ड पे बात करने की कोशिश करें, मेरे आज की क्लास का एक एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है। सेरेबेलम किसके लिए संबंधित होता है? इक्विलिब्रियम के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए बेटा। इक्विलिब्रियम के लिए आपके सामने सेरेबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है। एक एक चीज को समझना है आपको। तो ये आपके सामने रेस्पिरेटरी कार्डियक फंक्शन से तो संबंधित है नहीं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पैराइटल लोब होता है वो किससे संबंधित होता है? जो पैराइटल लोब होता है वो सेंसेशन से संबंधित होता है। यहां पर सेंसरी कॉर्टेक्स पाया जाता है, सेंसेशन से संबंधित होता है। वर्निक्स, मैं आपको कई बार बता चुका हूं दो चीजें। वर्निक्स आपके पास में लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, वर्निक्स WKT विकेट, वर्निक्स एरिया कहां पाया जाएगा? टेम्पोरल लोब के अंदर पाया जाएगा। और ये लैंग्वेज से संबंधित होता है, हियरिंग से संबंधित होता है। वर्निक्स एरिया, ठीक है। वर्निक्स मतलब वर्निक्स कहां पाया जाएगा? टेम्पोरल लोब में पाया जाएगा। अब आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर नो डाउट डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मेडुला। क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका? आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों मेड्यूला। मेड्यूला इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। समझ रहे हैं? मेड्यूला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? मेड्यूला इज द करेक्ट आंसर। राइट? बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करनी है। इन क्वेश्चनों के आंसर एकदम सही रखने हैं अपने को। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आता हूं मैं। नेक्स्ट है आपके पास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियास? आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्न में से किस पार्ट के अंदर। देखो आपके सामने इस प्रकार से आपके सामने क्या होता है? पैनक्रियास का कुछ स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं? और इसके बीच के पार्ट पे क्या पाई जाती है? आपकी पैनक्रेटिक डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट पाई जाती है और यहां पर पाई जाती है एसिनार सेल्स। क्या पाई जाती है? ये भैया आपके सामने एसिनार सेल्स, ये आपके सामने एसिनार सेल्स हैं। और यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें, ये हो गया आपके पास में हेड, ये हो गया आपके पास में बॉडी, नेक सॉरी, ये हो गया आपके पास में बॉडी, और ये हो गया बेटा आपके पास में टेल। अगर पूछे यहां पर प्रेजेंट क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है ये आपके सामने प्रेजेंट है टेल पार्ट। समझ रहे हैं? और टेल पार्ट पर पाया जाता है आपके पास में लैंगरहैंस आइसलेट्स। क्या पाए जाते हैं? ये पिंक कलर के क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाएंगे। और यहां पर आइसलेट्स जो लैंगरहैंस है, यहां पर कौन कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? यहां पर आप लोगों की अल्फा सेल पाई जाएगी, आप लोगों की बीटा सेल पाई जाएगी, डेल्टा सेल पाई जाएगी। अल्फा सेल ग्लूकागोन का रिलीज करेगी, बीटा सेल इंसुलिन का रिलीज करेगी, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन रिलीज करेगी। तो ओवरऑल बात करें कि ये जो रिलीज हो रहा है ये डायरेक्टली किस में हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है डायरेक्टली किस में हो रहा है? ब्लड के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर हो रहा है। तो ये क्या रिलीज करती है? हार्मोन्स रिलीज करती है। इन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? वे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं उसे हार्मोन कहते हैं।
वे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किस में रिलीज होते हैं, डक्ट में रिलीज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। समझ रहे हैं बच्चों। तो यहां पर आपके सामने ये सब के सब क्या है, एक हार्मोन्स की तरफ वर्क कर रहा है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, यहां पर एसिनार सेल्स में होते हैं बेटा इनएक्टिव एंजाइम, इसे बोलते हैं जाइमोजन्स। क्या बोलते हैं, दीज आर, जो ग्रीन कलर की कंडीशन है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं जाइमोजन्स। जाइमोजन्स ये आपके सामने जैसे ही पैनक्रेटिक स्टिमुलेशन होता है सिक्रेटिन स्टिमुलेशन के कारण से, सिक्रेटिन के सीक्रेशन के कारण से जाइमोजन्स किस में आ जाते हैं बच्चों, जाइमोजन्स किस में आ जाते हैं, जाइमोजन्स आ जाते हैं आपके पैनक्रेटिक डक्ट में। इस पैनक्रेटिक डक्ट को बोलते हैं विद्यार्थियों डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। समझ रहे हैं। और ये जो डक्ट ऑफ विल्सन के अंदर जो पैनक्रेटिक जूसेस है, इन केमिकल सब्सटेंसेस को आप क्या बोलेंगे, मैंने अभी आपको बताया वे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि डक्ट में रिलीज होंगे, जो ब्लड में रिलीज होंगे उसे हार्मोन बोलेंगे। वे केमिकल सब्सटेंसेस जो किस में रिलीज होंगे, किस में रिलीज होंगे, आप बोलेंगे साहब जो रिलीज होंगे डक्ट में, उसे अपन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, याद रखना। अब ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं जिसे अपन जाइमोजन्स बोल रहे हैं, ये कहां जाते हैं, ये ड्यूोडेनम में जाते हैं, और ड्यूोडेनम में जाकर के ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंसी में एक्टिव एंजाइम में बदल जाते हैं, एक्टिव एंजाइम में बदल जाते हैं। और यहां पर आप लोग को याद रखना अमाइलेज, लाइपेज, सुक्रेज मिलता है, अमाइलेज, लाइपेज एंड सुक्रेज बनता है, जो कि रेडी फॉर डाइजेशन हो जाता है। किसके लिए, रेडी फॉर डाइजेशन हो जाता है आपके सामने मेटाबॉलिज्म के, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अंतिम पाचन होता है, इसके लिए पैनक्रेटिक जूसेस तैयार हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं जो आपका पैनक्रियाज होता है वो एलोग्लैंड की तरह वर्क करता है। ये एक्सोक्राइनल भी होता है, एंडोक्राइनल भी होता है। एंडोक्राइन के तरीके से ये हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड के अंदर, एक्सोक्राइन के तरीके से ये एंजाइम्स रिलीज करता है डक्ट के अंदर। तो ये एलोग्लैंड की तरह वर्क करेगा। और यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर रहेगा, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी द, डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, द करेक्ट आंसर विल बी द टेल। क्या रहेगा करेक्ट आंसर बच्चों, टेल इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट टेल इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट कंटेंट को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में अवेलेबल है, लीजिए बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। आप लोगों से पूछ रहा है, बहुत ही आप लोग देखने में सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लग रहा है, नहीं, हर चीज का कोई कंडीशन है, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे बात करने की कोशिश करें किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम पे करेगा, ब्लड वॉल्यूम पे करेगा, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन पे करेगा, डायमीटर ऑफ आर्टेरियल्स पे करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम बोले टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा किस कारण से, आर्टीरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण से। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, आपका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ आर्टेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ आर्टेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं बोलूं अगर आर्टरी का कंस्ट्रिक्शन होगा तो टीपीआर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, आर्टरी का कंस्ट्रिक्शन होगा, आर्टेरियल्स का कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, टीपीआर, टीपीआर बोलना है बेटा। समझ रहे हैं बात को। टीपीआर मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा, खुद ब खुद बताएंगे। तो याद रखना बढ़ेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, सोचने की बात है, आप लोग को याद रखना है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर याद रखना है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ आर्टेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
डायमीटर ऑफ आर्टीरियोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं बच्चों? चलेंगे अपन नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन है, सोच समझ करके आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहां पर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से कौन सा ताल्लुक बैठ रहा है? टाइडल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंस्पायरेटरी फोर्सली, टाइडल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एक्सपायरेटरी फोर्सली, वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। देखो यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक तरीके समझना है। ये आपको इस प्रकार से स्पायरोमीटर के अंदर ग्राफ देखने को मिलता है। ये आपके सामने देखेंगे आप लोग, ये आपको इस प्रकार से नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब आपने आफ्टर टेकिंग द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जो आप मैक्सिमम अमाउंट में सांस को इन कर रहे हो, उसे क्या बोल रहे हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे क्या बोल रहे हैं अपन लोग? इसे बोल रहे हैं अपन IRV, इसे बोल रहे हैं TV। अब जो व्यक्ति सांस को बाहर निकाल रहा है, लीजिए साहब सांस बाहर निकाल दी, ये टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया। अब इसे क्या निकाल दिया? फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दिया। ये क्या निकाल दिया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाल दिया। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद में, आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालने के बाद में, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच आर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कंडीशन बिकम कॉल्ड RV। क्या बोलेंगे? RV। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक चीज को समझने की कोशिश करें। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसको क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसे अपन? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। याद रखना रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml होता है, और जो कि किसके काम आता है? एब्डोमिनल थ्रस्ट की कंडीशन में फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम आता है। अगर आप लोगों से पूछे यहां से यहां तक का योग क्या होगा, तो इसे बोलेंगे बेटा FRC। क्या बोलेंगे इसे अपन लोग? FRC। FRC इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो किस किस का योग है? आप बोल देंगे साहब ERV का और RV का। ERV और RV का योग है, और ये होता है आपके पास में 2400 ml। कितना होता है बच्चों? ये होता है बच्चों आपके सामने 2400 ml। अगर आपसे पूछा जाए भैया यहां से यहां तक का योग, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों से, प्रश्न के अंदर पूछा गया है ट्रू अबाउट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इसे अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसे क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? अगर मैं बोलूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल सांस लेने के बाद में व्यक्ति कितनी मैक्सिमम अमाउंट में सांस अंदर ले सकता है, इसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। और ये कितनी होगी? 500 प्लस 3100 3600 ml होगी। कितनी होगी? 3600 ml होगी। 500 कैसे? 500 तो हो गया बेटा टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना हो गया? 3100 ml हो गया। तो टोटल ओवरऑल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3600 हो गई। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सली, वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सली क्या कहलाएगा आपके सामने? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को? अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां से लेके यहां तक का योग क्या कहलाएगा, तो इसको आप बोल देंगे बच्चों TLC। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो कितना होगा? डेफिनेटली ये 6000 ml के बराबर होगा, या फिर 6 लीटर के बराबर होगा। अगर आप लोगों से एक और चीज पूछ ली जाए कि भैया यहां से लेकर के और यहां तक का योग क्या होगा, तो इसको बच्चों बोल दीजिएगा दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। इसे क्या बोलेंगे अपन लोग? इसे बोलेंगे बेटा वाइटल कैपेसिटी। इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। समझ रहे हैं बच्चों? तो करेक्ट आंसर तो बेटा आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करूंगा। ये आपके सामने करेक्ट आंसर है, टोटल वॉल्यूम। चलो ठीक है, छोड़ो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। लीजिए भैया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही रहने वाला है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना की बात करें तो होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक। कितनी?
9 से 22 मार्च तक आपके सामने होली हंगामा ऑफर है। उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। अगेन रिपीट क्या करना है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। संग में अप टू 100% तक का बच्चों कैशबैक मिलेगा, अप टू 100% तक का कैशबैक मिलेगा। और सभी पेड स्टूडेंटों के लिए प्लस 10% का आपको कूपन कोड मिलेगा होली नाम से। समझ रहे हैं बच्चों? तो करेक्ट आंसर आपके सामने क्या रहा, 9 से 22 मार्च तक। आप लोग को याद रखना होली हंगामा ऑफर है और ये बहुत यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए। चलो बच्चों नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल रहेंगे। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, लीजिए। करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आप लोगों से पूछ रहा है मिस्टर दुबे इज डेंजर ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड। अब देखो दुबे साहब है, दुबे साहब ने क्या कर दिया, दुबे साहब ने रेस्पिरेटरी अरेस्ट पाल लिया। एक कांड हो गया बेचारे के संग में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने नार्कोटिक ड्रग से एडमिट किया था साहब, एनाल्जेसिक्स के रूप में। अब यहां पर पूछ रहा है कि विच आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। जब वो एबीजी एनालिसिस आप लोग इसका करवाओगे तो नर्स प्रियंका वुड एक्सपेक्ट द PaCO2 टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। PaCO2 की क्या फॉलोइंग वैल्यू होनी चाहिए? भैया देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रियंका जी को इतना अच्छी तरीके से पता है, हमारे जो प्रियंका मैडम है इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये कह रहे हैं कि भैया अगर आप लोग नारकोटिक्स ड्रग लोगे, नारकोटिक्स ड्रग लोगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा बच्चों, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा सप्रेस होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा सप्रेस होगा। और जब मेडुला ऑब्लंगेटा सप्रेस होगा तो PaO2 क्या होगा? घटेगा। PaCO2 क्या होगा? बढ़ेगा। नॉर्मल PaCO2 35 से 45 होता है। अब बढ़ा हुआ ही आंसर होगा, 30, 40, 15 नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रियंका मैडम के लिए सैल्यूट रहेगा बेटा, प्रियंका मैडम के लिए सैल्यूट रहेगा। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने डायग्नोसिस करके दिखाया। समझ रहे हैं बच्चों? बाकी के तो ऑप्शंस क्या है? नॉर्मल रेंज के। बाकी के ऑप्शंस क्या है? बिल्कुल नॉर्मल रेंज के हैं। समझ रहे हैं? चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। और रोनित एज 15 ईयर्स कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग गम्स। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ब्लीडिंग गम्स की शिकायत हो रही है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि भैया यहां पर नर्स एडवाइस हिम टू टेक विच डाइट इन हाई। अच्छी तरीके से सोच समझ करके आंसर देना है। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंपल सी बात है यार। देखो जो हमारा विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये क्या करता है? कोलेजन का फॉर्मेशन करता है। समझ रहे हैं? और कोलेजन के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है? ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। याद रखना बच्चों, कोलेजन क्या करता है? कोलेजन क्या करता है? ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। और अगर आपके सामने बोले ये कोलेजन को कौन सिंथेसिस करेगा? विटामिन सी करेगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी, कोलेजन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इंटीग्रिटी लूज होगी और ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, स्कर्वी रोग होने के चांसेस रहेंगे, ब्लीडिंग गम्स होने के चांसेस रहेंगे। बेटा रेशनल याद कर लेना। आंसर तो बिल्कुल सही है सभी का, लगभग उम्मीद करूंगा सभी बच्चे आंसर बिल्कुल सही देंगे। लेकिन आपको याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट नंबर पर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फूड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद CRF एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। बहुत बढ़िया भाई। एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है, कोई क्रोनिक रीनल फेलियर में आप लोग को पता है हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों से बोले अगर कोई व्यक्ति जो स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा है, स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। क्या बोलते हैं इसे अपन?
पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, और अगर ये ले रहा है तो ये पोटेशियम को डेफिनेटली इंक्रीज कर ही रहा है, तो आपको पोटेशियम नहीं देना है। क्या नहीं देना है बच्चों? डेफिनेटली आप लोगों को एक ऐसी चीज नहीं देनी है, पोटेशियम नहीं देनी है। पोटेशियम यहाँ पर किस में ज्यादा पाया जाएगा? बनाना पोटैटो के अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, बनाना इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों? चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर पूछ रहा आपसे लैक्टोज इज मेड ऑफ लैक्टोज किसके द्वारा बनेगा? लैक्टोज किसके द्वारा बनेगा? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लैक्टोज किसके कारण से बनेगा? लैक्टोज किसके कारण से बनेगा? फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर देते हुए यहां पर लैक्टोज इज मेड ऑफ, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कुछ रेशनल आप लोगों के लिए ऐसे रहेंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बहुत मदद दे सकते हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपके पास में लैक्टोज किसके मिलकर बना होता है? जो मदर के मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस एलडीएच के द्वारा किसमें बदलता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज होता है, राइट? गैलेक्टोज में चेंज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। समझ रहे हैं बात को? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज होता है, ये डाइसैकेराइड होता है, ये मोनोसैकेराइड की कंडीशन होती है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से माल्टोज में क्या होता है? करेक्ट आंसर देना है बच्चों। माल्टोज में क्या होता है? सोच समझ करके आंसर दें, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे लैक्ट्यूलोज में क्या होता है? लैक्टोज नहीं बेटा, लैक्ट्यूलोज में क्या होगा भाई? सिंपल बेदेशी चीज, माल्टोज में होगा आपके पास में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज और प्लस फिर से ग्लूकोज होगा। अगर मैं सेकंड नंबर बात करूं लैक्ट्यूलोज के अंदर क्या होगा, तो आप बोलेंगे गैलेक्टोज प्लस फ्रैक्टोज होगा। क्या होगा? गैलेक्टोज प्लस फ्रैक्टोज होगा। क्या होगा? गैलेक्टोज भी होगा और फ्रैक्टोज भी होगा। और अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आइसोमाल्टोज में भी क्या होगा, तो जो माल्टोज में होगा वही आइसोमाल्टोज में होगा, और दोनों के अंदर ग्लूकोज यूनिट एक साथ देखने को मिलेगी। तो याद रखना बच्चों, माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, आइसोमाल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और लैक्टुलोज के अंदर गैलेक्टोज प्लस फ्रैक्टोज होता है। ये चीजें होती हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। समझ रहे हैं बच्चों? अगर आप लोगों से पूछे कि सुक्रोज में क्या होगा, जो कि केन शुगर पाई जाती है, सुक्रोज अगर पूछा जाए, सुक्रोज अगर पूछा जाए जो कि केन शुगर होती है, इसके अंदर क्या होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है कि सुक्रोज के अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। समझ रहे हैं? इसका आंसर आप लोग आज की क्लास के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सुक्रोज जिसे केन शुगर बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी सिंगल यूनिट ऑफ शुगर्स पाई जाती है? करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो यहां पर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। क्या रहेगा? ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। समझ रहे हैं? ये लीजिए आप लोग का करेक्ट आंसर। अगर बोले लैक्टुलोज क्या होता है, तो याद रखना बेटा ये मिल्क शुगर होता है। और अगर आपसे पूछे गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज होता है ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर। छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो सकते हैं। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर होता है, मिल्क शुगर होता है। सुक्रोज क्या होता है? केन शुगर होता है। बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। समझ रहे हैं? चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हुए। आगे की तरफ बढ़ते हुए आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, फंगाई बेसिक क्वेश्चन। मैंने क्लास के अंदर इस बार क्वेश्चन इस प्रकार के रखे हैं कि आप लोगों के लिए कंटेंट पता होना चाहिए। आप लोग सब आंसर दे देते हैं, लेकिन चीजों का अर्थ कुछ पता नहीं होता है। और एम्स नॉरसेट माइन्यूट क्वेश्चनों को भी कवर करता है, इसको मत भूलिएगा।
सिलेक्शन होता है छोटे छोटे क्वेश्चनों को कवर करके, ना कि एक साथ बिल्कुल हवाई जहाज जैसे क्वेश्चनों को बना करके, उनसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होगा छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उन पे अगर आपके लोगों की कमांड अच्छी है तो आप लोग का 100% चांसेस रहेंगे आप लोग सफल होंगे। मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस ला रहा हूं, माइन्यूट क्वेश्चंस के ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं इस बार। तो माइन्यूट क्वेश्चंस में अगर हम श्रेणी में देखें तो पूछ रहा है फंगाई क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स होता है, प्लांट होता है, एनिमैलिया होता है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं फंगाई के बारे में, सबसे पहली बात, ये एक यूकैरियोटिक, क्या, यह एक यूकैरियोटिक सेल की श्रेणी में आता है या प्रोटिस्टा की श्रेणी में आता है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा की श्रेणी के अंदर काउंटेबल होता है, सबसे पहली और माइन्यूट बॉल। इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है बच्चों और मल्टी सेलुलर भी होता है। इसका मतलब मैं बात करूं आप लोगों से, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, मतलब इसके अंदर सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का ट्रांसमिशन रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्लियर कट ट्रू न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, इसमें क्लियर कट ट्रू न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक स्पष्ट न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी, संग में क्रोमोसोम सेट भी पाए जाएंगे, क्रोमोसोम सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आता हूं आप लोग के पास में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडिफाइड जेड एन स्टेनिंग। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉडिफाइड जील नील्सन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर। जील नील्सन स्टेनिंग किसके लिए यूज में आती है। जो आप लोगों से मॉडिफाइड जीन नील्सन स्टेनिंग पूछ रहा है वो इसमें पूछ रहा है किस किस के लिए यूज में आएंगे। तो अपन अगर बोलने की कोशिश करें, ये स्पोरिलेशन कंडीशन में, आपके माइकोबैक्टीरियम लैप्राई की कंडीशन में, माइकोबैक्टीरियम लैप्राई की कंडीशन में, माइकोबैक्टीरियम बोवाइन की कंडीशन में, नोरकार्डिया की कंडीशन में, कोकासिडियन पैरासाइट्स की कंडीशन में, सब में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, ये लैप्राई में देखेगा, बोवाइस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, नॉरकार्डिया के अंदर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं। अब एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में भी देखने को मिलेगा। अगेन रिपीट, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। समझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मॉडिफाइड जीन नील्सन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द अबव। लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके सभी स्टेट गवर्नमेंट और एम्स के अंदर क्वेश्चन ऑफ चॉइस रहता है। आप लोगों से पूछ रहा है कि यहां पे स्पोरुलेशन इज सीन इन विच मार्क्ड फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ फेज इन द गिवन इमेज। यह आपके सामने एक ग्रोथ कर्व दिखाया गया है। बैक्टीरिया का क्या है ये बच्चों, ये ग्रोथ कर्व है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, सबसे पहला जो ए होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं लैग फेज। फर्स्ट नंबर पे ये वाली बात समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये जो बी कॉलम है इसे बोलेंगे लॉग फेज। क्या बोलेंगे अपन इसे बोलेंगे हम लॉग फेज। सबसे पहला इसके अंदर स्टेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद में धीरे धीरे जो इंक्रीज हो रहा है उसे लॉग फेज बोलेंगे। फिर एक जो स्टेडियम कंडीशन आएगा इसे स्टेशनरी फेज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे अपन, स्टेशनरी फेज बोलेंगे। ठीक है। और आपके पास में डिक्लाइन हो रहा है डी के अंदर। डी के अंदर क्या हो रहा है आपके सामने, टोटल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे फेज ऑफ डिक्लाइन। क्या बोलेंगे अपन इसे बोलेंगे फेज ऑफ डिक्लाइन। तो
अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि भैया आपके सामने ए बी सी डी के अंदर स्पोरुलेशन फॉर्म किसमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है स्पोरुलेशन फॉर्म किसमें देखने को मिलेगी। बेसिक बेसिक चीजों को समझो। सबसे पहली बात तो याद रखो, लॉग फेज के अंदर जो आपके सामने लॉग फेज होती है, क्या जो आपके पास सामने लॉग फेज होती है, लॉग फेज, इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। याद रखना क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड होंगे, जो कि लैग फेज के अंदर एब्सेंट रहता है। और ये याद रखना बैक्टीरिया डिवाइड स्टेशनरी फेज के अंदर भी होंगे, बैक्टीरिया डिवाइड स्टेशनरी फेज के अंदर भी होंगे, याद रखना। तो लैग फेज और स्टेशनरी फेज दोनों के अंदर बैक्टीरियल डिवाइड होते हैं, याद रखना। समझ रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि आपके सामने स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है, स्पोरुलेशन सीन होता है। क्या होता है, स्पोरुलेशन सीन होता है। तो आपको याद रखना है कि स्पोर्स हुए, एंटीबायोटिक्स हुए और बैक्टीरियोसिन्स हुए, एक्सोटॉक्सिन्स हुए। समझ रहे हैं बात को। ये किसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को, स्पोरुलेशन किसमें देखने को मिलेगा, स्पोरुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा फेज सी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा, फेज सी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ये। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर रहेगा लीजिए बच्चों आपके सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ द रिफाम्पिसिन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछ रहा है रिफाम्पिसिन के बाद में। रिफाम्पिसिन एक क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। यह आपको अच्छी तरीके से पता है, समझ रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपके सामने रिफाम्पिसिन है, सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें रिफाम्पिसिन को लेकर के, अब इसके बारे में अगर बोले, चलो ठीक है, वेट बिल्कुल बिल्कुल लीजिए बच्चों फटाफट से, यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहां पर, करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल डेफिनेटली हाइपरटेंशन। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, हाइपरटेंशन। बस बिल्कुल आपको याद रखना, जो रिफाम्पिसिन आपके सामने होता है वो क्या होता है, कॉमनली नोजिया वॉमिटिंग को कवर करता है, रैशेस देखने को मिलते हैं, बेसिक बेसिक चीजें देखने को मिलती है। इसमें रेडिश कलर का, ऑरेंज का ब्लूइश डिस्कलरेशन बोलते हैं। और इसी कंडीशन में जो ऑरेंज कलर का जो यूरिन जो लीक हो रहा है, मतलब बोले रेडिश ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है, जो कि यूरिन के अंदर, सलाइवा के अंदर, कॉन्टेक्ट लेंस, टीयर सबके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं अपन इसे हम बोलते हैं बच्चों रेड मैन सिंड्रोम। सभी प्रकार के सीक्रेशंस के अंदर जो आपका लीकेज देखने को मिलेगा, इसे अपन बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम। ऑरेंज कलर का जो यूरिन आप लोग को देखने को मिल रहा है। फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आप लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, रिफाम्पिसिन के पेशेंट के अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल बात करने की कोशिश करूं, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्यूटेनियस रिएक्शंस होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये बेसिक बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखना बेटा, देखने को जो नहीं मिलेगा वो तो हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जरूरी सूचनाएं, जरूरी सूचनाएं यहां पर आप लोगों से सबसे पहले उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर
और टेस्ट सीरीज पर पाएं आप लोग अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्लस अप टू 100% का कैशबैक, और सभी पेड स्टूडेंटों के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है होली, और डेट याद रखिएगा 9 से 22 मार्च तक का ये आपके सामने होली हंगामा ऑफर रहने वाला है। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों आप लोग के सामने नर्सिंग मास्टर क्लास। इसके अंदर एग्जाम्स कवर्ड किए जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स और एएनएम और जीएनएम। दिस पैक इज इंक्लूडेड द ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, ई नोट्स, डीपीपी एंड द क्लास पीडीएफ। याद रखना जो होली हंगामा ऑफर रहेगा वो 9 to 22 मार्च तक रहेगा, और इसके अंदर जो वैलिडिटेशन होगा मास्टर पास में वो 12 मंथ का रहेगा, 18 मंथ का रहेगा और 24 मंथ का रहेगा, और रेस्पेक्टिवली इनकी फीस आपके सामने ऑफर प्राइस के अंदर अवेलेबल है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने राजस्थान सीएचओ 3.0 और राजस्थान सीएचओ का स्टैंडर्ड का ऑफर प्राइजेस। हंगामा ऑफर के अंतर्गत आपके सामने ऑफर प्राइजेस अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर पे नॉरसेट 8 100 डेज टारगेट बैच और नॉरसेट 8 एमसीक्यू लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टैंडर्ड और प्राइम के अंदर आप लोग के सामने अवेलेबल है। डेट याद रखिएगा 9 से 22 मार्च तक रहने वाली है। इसके अंदर राजस्थान सीएचओ और जो कि एमसीक्यू बैच है, जो कि और आपके सामने राजस्थान स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर का बैच है। ओवरऑल बोले तो आप देख रहे होंगे अपन ने सारे के सारे कोर्सेज को कवर कर रखा है। रामबाड़ 2.0 पहले रामबाड़ आया, फिर रामबाड़ 2.0 आया, और अब आपके सामने रामबाड़ 3.0 अवेलेबल है। इसके अंदर भी ईयर वैलिडिटी के संग में प्राइम के अंदर अवेलेबल है आपके सामने। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है नॉरसेट 8 प्राइम और स्टैंडर्ड लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम के अंदर आपके सामने ये प्राइम और स्टैंडर्ड के अंदर ये रेट्स अवेलेबल है। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट नंबर पे सीआरई नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर पे यूपी ट्रिपल एससी एनएम बैच, यूपी एनएचएम सीएचओ, बिहार सीएचओ के लिए बैचेस अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज फॉर नर्सिंग एग्जाम्स नॉरसेट 8 प्रीलिम्स राजस्थान सीएचओ और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की आपके सामने बैच अवेलेबल है, वो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और डेट रहेगी 9 से 22 मार्च। आई अगेन रिपीट, टेस्ट सीरीज फॉर नॉरसेट 8 प्रीलिम्स राजस्थान सीएचओ और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर ये आपके सामने अवेलेबल है बेटा। और यही आपके सामने मास्टर क्लास के अंदर भी अवेलेबल है। मास्टर पास में ये 6 मंथ और 12 मंथ की वैलिडिटी के ऊपर बेटा आप लोग के सामने अवेलेबल है, और इनकी फीस रहेगी 9 से 22 मार्च। ये नर्सिंग टेस्ट सीरीज मास्टर पास अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, आगे की तरफ देखें। बुकशाला पर सभी पुस्तकों पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। ये सब के सब बुक्स के ऊपर आपसे बात करें, ये आरआरबी की, नर्सिंग ऑफिसर की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, सीएचओ बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन बॉडी एंड फार्माकोलॉजी और कंप्यूटर्स की बुक्स भी आपके सामने सीएचओ के लिए अवेलेबल है बच्चों। समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज। नेक्स्ट नंबर पे उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्लस अप टू 100% का कैशबैक, ये आपके सामने भी अवेलेबल है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करूंगा कल अगेन सुबह सही 9:30 बजे उत्कर्ष नर्सिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 360 सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।